हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अनमोल का अपार्टमेंट। देवेदी के ये कहने पर कि रिया को शानंग विला के ले चलता है। रिया उसकी तरफ देखते हुए, जी नहीं, अनमोल आते ही होंगे, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। द्विवेदी रिया की बात पर अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है, तो मैं अनमोल से बात कर लेता हूँ, आप अंदर चले जाइए। रिया द्विवेदी के बात सुनकर, आप अंदर आकर वेट कर लीजिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना देती हूँ। द्विवेदी अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, नहीं, मैं अनमोल का बाहर ही वेट कर लूँगा, मैं अभी लंच करके आया हूँ, इसलिए मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगा। रिया द्विवेदी की बात पर अपना सिर हिला देती है और अंदर चली जाती है। द्विवेदी अपना फ़ोन निकाल कर अनमोल को कॉल करने लगता है तो दूसरी तरफ से अनमोल कॉल अटेंड करते हुए धीमी आवाज़ में कहता है, 15 मिनट में पहुँच रहा हूँ। अनमोल की धीमी आवाज़ को सुनकर द्विवेदी अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर दूसरी तरफ जाते हुए, आर यू क्रेजी, हमने साथ में काम छोड़ा था, मैं आपको अपार्टमेंट में हूँ। जिसे सुनकर अनमोल जल्दी से बोले, रिया को मत बताना, मैं आकर तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ। द्विवेदी अनमोल की बात सुन उसके धमकाते हुए, अगर आप जल्द से जल्द यहाँ नहीं पहुँचे तो मैं अभी इसी वक्त रिया को सब कुछ बता दूंगा। अनमोल द्विवेदी की धमकी पर अपने दांत पीसते हुए, डोंट ट्राई टू थ्रेटन मी, अदरवाइज नो वन विल बी वर्ज देन मी। द्विवेदी अनमोल के गुस्से भरी आवाज़ पर बिना कुछ कहे कॉल कट कर देता है। द्विवेदी बाहर ही अनमोल का इंतजार करने लगता है। जब रिया दरवाज़ा खुलकर बाहर आती है, उसका चेहरा उतरा हुआ था। रिया के उतरे हुए चेहरे को देखकर द्विवेदी को उसके लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी हल्का सा मुस्कुराते हुए रिया से कहता है, आपको पता है, आपका दोस्त बहुत बड़ा कार्टून है। द्विवेदी की बात पर रिया उसकी तरफ देखते हुए, कौन, वापी? द्विवेदी अपना सिर हिलाते हुए, हाँ वही, बहुत अच्छी बातें करता है और उसकी आंखें टिमटिमाने की आदत बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह लगती है। द्विवेदी की बात सुनकर रिया हंसते हुए, हाँ हाँ हाँ, बच्चे की तरह नहीं है, वो एक नंबर का कार्टून ही है, हर वक्त लोगों को हंसाने के लिए वैसी शक्लें बनाता रहता है। द्विवेदी रिया की बात सुनकर कुछ पल चुप रहकर बोला, आपसे एक बात कहूँ? रिया द्विवेदी की तरफ देखते हुए, क्या बात करनी थी, लेकिन पहले आप कहना बंद कीजिए, आप मुझसे बड़े हो, तुमसे बात कीजिए, अच्छा लगता है। रिया की बात सुनकर द्विवेदी अपना सिर हिलाते हुए, तुम कॉलेज की पढ़ाई के फोकस क्यों नहीं कर रहे? द्विवेदी की बात सुनकर रिया उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरा पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर होता है, क्योंकि प्रोफेसर मुझे अक्सर रिवीजन करवाते रहते हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा पढ़ाई की फिक्र नहीं है। द्विवेदी रिया की पूरी बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए, और आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली, मैं और पापा बस शहर, पापा के अक्सर बिजनेस के चलते इंडिया से बाहर रहते, इसलिए घर जाने का मन नहीं करता, क्योंकि घर काटने को दौड़ता है। रिया ने जवाब दिया, जिसे सुनकर द्विवेदी रिया को देखते हुए, क्या आपकी कोई फ्रेंड है जो आप जैसी हो? द्विवेदी की बात पर रिया मुस्कुराते हुए, एक जैसे नेचर के दो लड़कियां ढूंढना इम्पॉसिबल, क्योंकि कुछ ना कुछ तो फ़र्क मिल जाता है। रिया की बात पर द्विवेदी हल्का से हिचकिचाते हुए बोला, नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि आप जैसी कोई लड़की मिल जाती तो। मेरी गर्लफ्रेंड जैसी लड़की लेकर तुम क्या करोगे द्विवेदी? अनमोल ने आते हुए कहा। अनमोल की आवाज़ सुनकर रिया पलट कर उसकी तरफ देखती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था अनमोल पर, क्योंकि ऑलरेडी शाम होने वाली थी, लेकिन अनमोल दिन भर गायब था। रिया के गुस्से भरे चेहरे को देख अनमोल हल्का सा मुस्कुरा देता और द्विवेदी की तरफ देखते हुए कहता, क्या बात करनी थी? द्विवेदी अनमोल की बात सुन रिया की तरफ देखते हुए, मुझे अनमोल से अकेले में बात करनी थी। रिया अनमोल के पास आकर उसके हाथ से गाड़ी की चाबी छीन लेती है और अंदर चली जाती है। अनमोल रिया की हरकत पर गहरी सांस भर कर द्विवेदी की तरफ देखते हुए बोले, नीचे गार्डन में चलकर बात करें? द्विवेदी अनमोल की बात सुनकर अपना सिर हिला देता है। तभी रिया अपने हाथ में एक छोटा सा बैग बाहर आती है, जिसे देखकर अनमोल कहता, हम साथ में चलेंगे? रिया अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मैं बेवकूफ़ हूँ जो आपने आज साबित कर दिया। इतना कहकर रिया लिफ्ट की तरफ चली जाती है। रिया जैसे ही लिफ्ट के पास पहुँचती है, लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और विप्लव जल्दीबाजी में बाहर आता है। विप्लव जैसे ही रिया को देखता है, उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता, गजब मोटी, तो बड़ी सुंदर लग रही है। विप्लव को देखते ही रिया बैग वहीं छोड़कर उसे कस कर गले लगा लेती है। अचानक रिया के गले लगाने पर विप्लव थोड़ा सा हैरान हो जाता, फिर वो भी कस कर अपनी बाहों में भरते हुए कहता, क्या हुआ, तू रो रही है? विप्लव के सवाल पर रिया रोंदी हुई आवाज़ में, वापी, मुझे यहाँ नहीं रहना। रिया के बाद सुन विप्लव अनमोल की तरफ देखता है, जो कि उन दोनों को ही देख रहा है, और रिया से अलग होकर अनमोल से कहता, आपने डांटा रिया को? रिया विप्लव के हाथ को पकड़ते हुए, मुझे उनसे बात नहीं करनी, मुझे उनके साथ नहीं रहना, मुझे तेरे साथ चलना है, ये कहते हुए रिया की आंखों से आंसू की बूंदें बह गई, जिसे देखकर विप्लव रिया के नीचे गिरे बैग को उठाकर रिया के हाथ को पकड़ लेता और बिना अनमोल से बातें करे रिया को लेकर वहाँ से लिफ्ट की तरफ चला गया। द्विवेदी उन दोनों को जाता हुआ देख अनमोल से बोला, अभी भी कुछ नहीं बोलोगे?
द्विवेदी की बात सुना अनमोल उसकी तरफ देखते हुए, मैं उसे हमेशा कहता था कि सही वक्त आएगा तो मैं उसे सब कुछ बताऊँ, और शायद सही वक्त आ चुका है, वरना हमारा रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा। अनमोल की बात सुनकर द्विवेदी उसकी तरफ देखते हुए बोला, कहाँ गए थे? मिलिट्री में बुलेट लगने के बाद उन लोगों ने मुझे रिजाइन दे दिया, क्योंकि शारीरिक रूप से अब मैं वो सोल्जर नहीं रहा जिसकी देश को जरूरत है, लेकिन मैं अब देश को एक सीक्रेट एजेंट बन चुका हूँ जो देश के अंदर होने वाले भ्रष्टाचारों को रोकता। मेरा इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना सिर्फ इसलिए था क्योंकि काफ़ी मात्रा में वहाँ पर ड्रग सप्लाई हो रहे थे। काफ़ी सारे बच्चे उसका शिकार हो चुके थे, तो इसका सप्लायर कौन था उसका पता लगाना जरूरी था। अनमोल ने जवाब दिया। पूरी बात सुनकर द्विवेदी हैरानी से अनमोल की तरफ देखते हुए, और रिया? अनमोल द्विवेदी के पास और उसे देखते हुए उसे दूर रखना चाहता था खुद से, लेकिन अब आदत हो गई है, इसलिए उसे जाकर सब कुछ बताकर कान पकड़कर सॉरी कहना है, इससे पहले कि वो उससे बंदर वापी के साथ क्लब जाकर दारू पी कर आना है। द्विवेदी अनमोल की बात पर अपना सिर हिला देता है। अनमोल से कहता है, मैं कहना चाहूँगी कि आपको ये सब काम छोड़ देना चाहिए और अपने पापा के फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लेना चाहिए। इन सब में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि हमारा जो देश है उसके लिए जान कुर्बान करने वाले सैनिकों की कद्र नहीं करता। अनमोल द्विवेदी की बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने 22 साल की उम्र में वो शपथ लिया था कि कभी अपने देश की सेवा के लिए अपने कदम पीछे नहीं लूँगा, और आज भी नहीं लूँगा। अनमोल की बात पर द्विवेदी गहरी सांस भर कर बोला, जाकर रिया को रोक लीजिए। अनमोल अपना सिर हिला देता है और द्विवेदी की तरफ देखते हुए कहता है, मेरी होने वाली बीवी की इतनी फिक्र मत किया करो। जिसे सुनकर द्विवेदी मुंह बनाते हुए, वो तो आप बीच में आ गए, वरना आज रिया को मैं डेट कर रहा होता। अनमोल द्विवेदी की बात पर अपनी आंखें छुट्टी कर बोला, ज़्यादा बड़े सपने देख रहे हो? अनमोल की सर्द आवाज़ पर द्विवेदी वहाँ से जाते हुए, बस आपकी इसी लुक के कारण किसी दिन पक्का रिया आपका सिर फोड़ेगी, मुझे मजा आएगी। ये कहते हुए द्विवेदी लिफ्ट की तरफ जाने लगता है, जिस पर अनमोल उसे पकड़ते हुए कहता है, 1 मिनट। द्विवेदी घबराई नजरों से अनमोल की तरफ देखते हुए, प्लीज़ सोल्जर, आई एम सॉरी। अनमोल द्विवेदी के घबराए हुए चेहरे को देखते अच्छा मुस्कुराते बोले, इतना डर रहे हो फिर भी जुबान चला रहे हो? द्विवेदी अनमोल की बात पर कोई जवाब नहीं था, जिस पर अनमोल उसे छेड़ते हुए कहता है, भास्कर झा, राजीव झा अभी भी बाहर क्यों घूम रहे हैं? जिस हिसाब से ऋतिक खन्ना के पास सबूत है, उन लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए। द्विवेदी अपने कपड़े को ठीक करते हुए अनमोल से बोला, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं, और जब से प्राकृतिक ऋतिक खन्ना की वाइफ बनी है, फैमिली में सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि भास्कर भाई ऐसा कुछ भी करेंगे। द्विवेदी की बात पर अनमोल अपना सिर हिलाते हुए बोला, बेहतर है, क्योंकि एक बार सुधारने का मौका मिलना चाहिए। अनमोल की बात सुनकर द्विवेदी अपना सिर हिला देता है और द्विवेदी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं रिया को लेने जा रहा हूँ, मुझे ड्रॉप कर दो, क्योंकि मेरी कार की चाबी रिया लेकर चली है। द्विवेदी अनमोल की बात पर अपना सिर हिला देता है और अनमोल को लेकर सारंग विला के लिए निकल जाता है। इधर कौशिक मेंशन में सुधांशु फलक से राखी पहनने के लिए कौशिक मेंशन आया हुआ था, जहां फलक चार्ली और सुधांशु दोनों को राखी बांध रहे थे। फलक सुधांशु को राखी बांधने के बाद अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोले, मेरा तो। सुधांशु मुस्कुराते हुए महक गाजर का हलवा दिए हुए टिफिन बॉक्स को फलक के हाथ में रखते हुए बोला, आपका तोहफा। फलक सुधांशु की बात पर टिफिन ले लेती है और उसे खोलती है। उसकी खुशबू लेते हुए सुधांशु से कहती है, सिद्धू, महक ने बनाया है? सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए बोला, हो, दीदी ने ही दिया है आपके लिए। रुद्रा फलक के हाथ से टिफिन बॉक्स लेकर हाथ से ही गाजर का हलवा खा एक निवाला बनकर मुंह में भर लेता और तारीफों की फूल बांधते हुए कहता, वाह, क्या हलवा बनाया है। जाने मन में मुंह में जाते ही घुल गया, मैं तो ऐसे हाथों को चूम। रुद्र इतना ही कहा पाया था कि एक घूसा उसके मुंह पर लगता है और रुद्र आंखें बड़ी कर उसे तरफ देखता है, जहां फलक ने उसके मुंह पर ही घूसा मारा और बुरी तरीके से उसे घूर रही थी। सुधांशु रुद्र को मार पड़ता हुआ देखकर आलती पालती मार एक्साइट होते हुए चार्ली से बोला, आपको पता है महक दीदी और फलक दीदी में क्या फ़र्क है? दीदी चुप रहती है और फलक दीदी को झगड़ना पसंद है। अगर अभी महक दीदी होती तो बस जीजी को घूर कर छोड़ देती, लेकिन देखो फलक दीदी ने सीधा मुँह पर घुसा दे दिया। सुधांशु के एक्साइटमेंट को देखकर रुद्र उसे घूरते हुए बोला, अब इस साले। फलक रुद्र के कॉलर को पकड़ते हुए बोले, मेरे भाई को गाली दे रहे हो? रुद्र अपना सिर नहीं में हिलाकर बोले, नहीं, साला वाला साला कह रहा था, और यार तुम ये कॉलर मत पकड़ा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये कहते हुए रुद्रा फलक से अपना कॉलर छुड़वा लेता है, जिसे देख फलक पूरी तरीके से रुद्र को घूरते हुए, एक बात कान खोलकर सुन लो बेटा, दोबारा अगर मेरे भाई को साला कहा और फलक को जाने मन कहा तो तुम्हारी जान निकाल दूंगी मैं।
चार्ली फलक की बात सुनकर बोला, हम लोग तो उसे दिन दहाड़े छमिया कहते हैं, फिर भी वो हम लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसे सुनकर सुधांशु चार्ली को घूरते हुए फलक से बोला, आपने अभी तक इसे ट्रीटमेंट नहीं दिया है क्या? बहुत जुबान चल रही है इसकी। चार्ली सुधांशु की बात पर अपने दांत पीसते हुए फलक को एक नज़र घूर कर, आज रक्षाबंधन है इसलिए, वरना मैं आज इस औरत को मार देता हूँ। उस दिन ब्लाइंड डेट का बहाना बनाकर मुझे पूरे मॉल को घुमाया, लेकिन मजाल है कोई सुंदर सी कन्या मुझे मिल जाए। चार्ली की बात सुनकर फलक उसकी तरफ देख मुंह बनाते बोले, लीजा की क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। उसे एक पढ़ा लिखा डांसर, सर्वगुण संपन्न, जिसको कुछ अच्छे लैंग्वेज में बात करना आता है, ऐसा लड़का चाहिए। चार्ली सोफे से खड़ा होकर फलक की तरफ देखते हुए बोला, छमिया चलती है क्या? 9 से 12। वैसे फलक, तुमने अपनी लीजा को बताया नहीं कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट है एंड आई ऑल्सो नो हाउ टू डांस वेरी वेल। उसके बाद चार्ली सोफे पर बैठते हुए फलक से बोला, देखा मैंने 3 लैंग्वेज बोले, एक लोफर हिंदी और इंग्लिश। मुझे 3 लैंग्वेज आते हैं, मुझे डांस भी आता है, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। अगर वो काम करेगी तो मैं बच्चे संभाल लूँगा। उसके आने से पहले मैं पूरा खाना बना कर रखूँगा, उसके पैर की मालिश करूँगा, हेड मसाज करूँगा। आज दिमाग खराब करेगी तो गला दबा दूँ। चार्ली की बात सुनकर सभी लोग हैरान थे। सुधांशु हैरानी से चार्ली की तरफ देखते हुए, यार आपसे अच्छे तो टैलेंट होता तो मेरे भांजे को ले लो। वो दिन में 3 लैंग्वेज होता है, एक उसे भूख लगती है तब रोता है, दूसरा कुछ अच्छा नहीं लगता तो उसे थूकना शुरू कर दे, और तीसरा डरडा डरडा बहुत अच्छे से करता है। सुधांशु की बात सुनकर चार्ली मुँह बनाते हुए बोला, तो ये बोलना कहाँ से हुआ? ये तो सिर्फ इशारे और हकलाना हुआ। सुधांशु एक गहरी सांस भर के बॉक्स फलक की तरफ बढ़ाते हुए बोला, आपके लिए रक्षाबंधन का तोहफा। फलक बॉक्स की तरफ देखते हुए सुधांशु से, महक को भी दिया है ऐसा ही? सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ आप दोनों के लिए सेम लिया था, बस आपका सिल्वर कलर का है और उसका गोल्ड कलर का है। फलक सुधांशु की बात पर बॉक्स को लेकर उसे खोलते हुए तो उसे अंदर से घड़ी थी जो कि हल्की डायमंड कलर की थी और सिल्वर कलर मिक्स थे। आप हालांकि वो सब असली नहीं थे जिसके बारे में फलक को पता था। रुद्रा घड़ी को देखते हुए सुधांशु से बोला, लड़कियों के पसंद में तो तेरा पसंद बहुत अच्छा है यार, अगली बार अगर अपनी बंदी के लिए कुछ शॉपिंग करता हुआ तो तुझे लेकर चलूँगा शाले। सुधांशु रुद्र की बात पर अपना सिर हिला देता है और फलक की तरफ देखते हुए कहता है, दीदी अब मैं घर जा रहा हूँ, शाम हो चुकी है, माँ और पापा इंतजार कर रहे होंगे। फलक सुधांशु के बात सुनकर, अरे 1 मिनट रुक। इतना कहकर फलक वहाँ से उठकर किचन की तरफ चली जाती है और कुछ देर बाद एक बैग लाकर सुधांशु को देते हुए कहती, इसमें मिठाई पैनकेक मैंने रखे हैं, याद से बड़े पापा और बड़ी माँ को दे देना। सुधांशु फलक की बात फर्स्टेड होते हुए, यार दीदी घर में बहुत सारे होंगे। फलक सुधांशु को बोलते हुए, चुपचाप पकड़। फलक के बोलने पर सुधांशु मुंह बनाते हुए बैग लेकर बोल, आप बहुत जिद्दी। फलक सुधांशु की बात को इग्नोर कर देती है तो सुधांशु चार्ली और रुद्र के बाय कहते हुए वहाँ से चला जाता है। सुधांशु के जाने के बाद रुद्र फलक को अपने कंधे पर उठाते हुए चार्ली से, तेरे लिए एक सरप्राइज है, आता ही होगा। इतना कहकर रुद्र फलक को लेकर कमरे की तरफ चला जाए। चार्ली उसे जाता हुआ देख मुँह बनाकर बोला, ससुरा तुम दोनों के सरप्राइज में हमको भरोसा ही नहीं है। इतना कहकर चार्ली वहीं पर लेट जाता है। इधर रुद्र फलक को कमरे में न कर दरवाजा अंदर से बंद कर उसे बिस्तर पर गिराते हुए, मुझे गुस्सा क्यों मारा? रुद्र की बात सुन उसे भी अपने हाथ पर बिस्तर पर खींच उसे पलट कर खुद उसके कमर पर बैठते हुए, क्योंकि तुमने मेरी बहन के लिए जाने मन इस्तेमाल किया। रुद्र फलक के बाल को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ उसके कान के पीछे करते हुए, फलक आई लव यू। फलक नीचे झुककर रुद्र के निचले होठों को जोर से बाइट कर देती है तो रुद्रा कसकर फलक के कमर को पकड़ लेता है और गहरी सांस भर कर कहता है, फलक। फलक रुद्र के होठों की तरफ देखती है जहाँ रुद्र के छोटे पतले होठों पर फलक के दांतों के निशान रह गए थे, जिसे देखते हुए फलक हल्का सा मुस्कुराकर, तुम्हारे इन होठों पर सिर्फ मेरा हक है और इन होठों से निकलने वाले प्यार भरे शब्द भी सिर्फ मेरे होने चाहिए। रुद्र फलक को पलट कर खुद से ऊपर आते हुए बोला, एक बार शादी हो जाए तुम्हें रोना पड़ेगा। फलक रुद्र के सीने पर हाथ रख, जनाब को रोमांस चढ़ रही है। रुद्र अपना सिर नहीं में हिलाकर, फलक आई नो कि हम लिविंग रिलेशनशिप में है, बट इंटीमेसी तब अच्छी लगती है जब आपको अंदर से खालीपन महसूस हो या फिर आपके पार्टनर पर आपको बहुत ज़्यादा प्यार है। मुझे आ तो रहा है लेकिन फ़िलहाल नहीं करूँगा। फलक रुद्र के बात सुन अपना सिर हिलाते हुए, ये सब तो ठीक है लेकिन चार्ली के लिए क्या तोहफा है? रुद्रा कुछ कहता उससे पहले नीचे से चार्ली के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई, जिसे सुनकर फलक हैरान हो जाती है और रुद्र को खुद से दूर करते हुए कहती है, अरे कोई घुस गया क्या घर में? रुद्र फलक के हाथ को पकड़कर उसे बिस्तर
को दबाते हुए बोले, डरो मत, गौतम आया है। फलक अपने दिमाग पर जोर लगाते हुए बोले, ये तो वही है ना जिसको जीजू ने मारा था। रुद्रा फलक की बात अपना सिर हिला देता है तो फलक रुद्र की तरफ देखते हुए कहती है, तो वो इतना चिल्ला क्यों रहा है? क्योंकि गौतम पूरे 1 साल बाद उससे मिलने आया और उसने शादी कर ली है, जिस बारे में चार्ली को भी नहीं पता। रुद्र ने जवाब दिया, जिसे सुनकर फलक मुस्कुराते हुए, मतलब गौतम तो गया काम से। रुद्र अपना सिर हिला देता है और फलक के ऊपर आकर उसे किस करना शुरू कर देता। इधर नीचे चार्ली के सामने गौतम रागिनी के साथ खड़ा हुआ था, जो कि प्रेग्नेंट थे। चार्ली गौतम के पेट पर एक मुक्का मारते हुए, साले अपने भाई को बताना जरूरी नहीं समझा और मैं तुझे फ़ोन करके पागल हो रहा हूँ। गौतम अपने पेट को पकड़ कर बोला, यार भाई मार क्यों रहे हो? चार्ली गौतम की बात सुनने से घूरते हुए बोला, तो तेरी आरती उतारूं? तुझे एक बार बताना चाहिए था। गौतम अपना सिर हिलाते बोला, सॉरी, ये सब इतनी जल्दीबाजी में हुआ कि मुझे बताने का मौका ही नहीं है। चार्ली गौतम की बात सुन कन्फ्यूज होते हुए बोला, जल्दबाजी? लेकिन कैसी जल्दबाजी? गौतम रागिनी के कंधे पर हाथ रख चार्ली से बोला, रागिनी प्रेग्नेंट थी, उसके घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे थे, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी उससे शादी करनी पड़ी। चार्ली गौतम की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए रूम साफ करवा देता हूँ। गौतम अपना सिर नहीं हिला कर, नहीं, मुझे हेड क्वार्टर की तरफ से एक अपार्टमेंट मिला है, मैंने अपना ट्रांसफ़र यहीं मुंबई करवा दिया है, इसलिए मैं रागिनी के साथ वहीं रहूँगा। गौतम की बात पर चार्ली थोड़ा चिंता करते हुए, तेरी बीवी प्रेग्नेंट है, तू अकेले सब कुछ संभाल लेगा, क्योंकि तुझे ऑफिस भी जाना होता है। चार्ली की बात सुन गौतम रागिनी की तरफ देखते हुए, क्या हम यहीं रुक जाए, तब तक बच्चा नहीं आ जाता? रागिनी गौतम के बात पर पेट पर हाथ रखते हुए बोली, हम यहीं रुक जाते हैं, कुछ हफ्ते बाद बच्चा आ जाएगा। गौतम रागिनी के बाद अपना सिर हिला देता है और चार्ली की तरफ देख कर कहता है, हम यहीं पर रहेंगे। चार्ली अपना सिर हिला देता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे रुद्र आजा भाई, बाद में रोमांस कर लिए। लेकिन रुद्र बाहर नहीं आता, जिस पर चार्ली फ्रस्ट्रेट होते हुए गौतम से कहता, चल मैं बैग लेकर आता हूँ। गौतम मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाकर रागिनी के हाथ को पकड़ लेता और उसे लेकर नीचे कहीं एक रूम की तरफ चला जाता।